नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज जाट अमृतवाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि अपन सीएटी 12th क्लास, सीएटी ग्रेजुएशन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के वो कॉमन टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो सभी एग्जाम में एक साथ है, और वो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें अपन 2 वीडियो पहले लेकर आ चुके हैं। ये अपना तीसरा वीडियो है। आपको ये भी पता है कि वो 2 वीडियो जो है, ये तीसरा वीडियो उनसे रिलेटेड है। ये एक कंप्लीट टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। जिन भी विद्यार्थियों ने पिछले वो 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो तीसरा वीडियो देखने से पहले उन 2 वीडियो को जरूर देखें। अगर आप 2 वीडियो को देखोगे तो ये तीसरा वीडियो आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग जो आप अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसका सबको फायदा मिल सके। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट अपन लेकर आ रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते तीसरे वीडियो की। और टॉपिक का वही नाम है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा और आड़ अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन शुरुआत करेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, जिला सीकर में स्थित है। जो भी अपन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, इसमें जो चीज कॉमन है वो आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे इससे पहले अपन ने 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा अपन ने कालीबंगा, जो कौन से जिले में स्थित थी, बताओ? हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में स्थित थी? हनुमानगढ़ में। दूसरी सभ्यता जो पढ़ी अपन ने आड़, वो कौन से जिले में सभ्य विकसित हुई थी, बताओ जरा? उदयपुर में। कहाँ विकसित हुई थी आड़? उदयपुर में। तो इसी प्रकार गणेश्वर सभ्यता जो अपन पढ़ रहे हैं, ये हुई थी जिला सीकर और तहसील है नीम का थाना। तो तहसील नीम का थाना, जिला सीकर में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। तो 3 सभ्यता, तीनों जिले क्लियर। आहड़ उदयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर में। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये भी वही रिलेटेड लाइन जो बाकी सभ्यताओं से संबंधित थी। जैसे अपन कालीबंगा सभ्यता की बात करें, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था पहले वीडियो में, तो कालीबंगा सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताओ जरा? याद आया? यस। अगर प्राचीन नदियों की बात करें तो दृष्टवती और सरस्वती के तट पर। अगर वर्तमान में अगर वहां कौन सी नदी बह रही, तो वहां बह रही है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा विकसित हुई थी। बेड़च नदी या आयड़ भी कह सकते हो आप, क्योंकि आपको पता बेड़च नदी का दूसरा नाम आयड़ नदी है। तो आयड़ नदी भी आप कह सकते हो और बेड़च भी कह सकते हो। उसके तट पर जो सभ्यता विकसित हुई थी, उस सभ्यता का नाम था आहड़ सभ्यता। तो उन 2 सभ्यताओं में जिले इनसे रिलेटेड हो गए और नदियां रिलेटेड हो गई। तो तीसरी जो गणेश्वर सभ्यता है, वो कौन से नदी के तट पर है? कांतली नदी। कांतली नदी को कांतली नदी का नाम आते ही आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ, कौन सी कांतली नदी की बात चल रही है? उस सीकर जिले की कांतली नदी की बात चल रही है, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। आपको ये भी याद होगा कि इसी कांतली नदी के जो तटीय भूभाग है, जो एक बड़ा लंबा क्षेत्र है, उसको तोरावाटी कहा जाता है। वहां की भाषा को तोरावाटी भाषा बोली कहा जाता है। वहां की बोली को तोरावाटी बोली कहा जाता है, और वहां खंडेलाल से निकलती है। तो नदियों को भी अगर अपन ने कंपेयर करे, तो तीनों नदियों का काम तमाम कैसे कि पहली अगर अपन बात करें कालीबंगा,
घग्गर नदी, और उसके बाद अपन बात करें आड़ की बेड़च नदी, और अब बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो इसकी नदी है कांतली नदी। किस कौन सी नदी के तट पर है? कांतली नदी के तट पे। और जो हाल ही में भी सेकंड ग्रेड देख के आए होंगे तुम में से कुछ विद्यार्थी, या आप देख लेना भी सेकंड ग्रेड की जो जस्ट पेपर हुई है थोड़े दिन पहले, उसमें जिसने भी दिया होगा ठीक से पता नहीं कौन सी ग्रुप में, लेकिन एक ग्रुप में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था। प्रश्न था निम्न में से कौन सा कथन गणेश्वर सभ्यता से असंगत है? और ऑप्शन नंबर 1, पहला ही ऑप्शन नंबर उसमें उसने डाला था कि गणेश्वर सभ्यता ढूंढ नदी के किनारे है। तो क्या गणेश्वर ढूंढ नदी के किनारे है क्या? अरे नहीं है। तो यानी उस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो गया था, और फिर 50-50 पर प्रश्न आ गया था। अगर इस गणेश्वर सभ्यता की एक लाइन अगर आपको याद है, उससे अगर आपका प्रश्न 50-50 में आ सकता है, तो बाकी लाइनों को अगर अच्छे से याद कर सकते हो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। तो ढूंढ नदी के किनारे तो नहीं है गणेश्वर, तो किसके किनारे? ये कांतली नदी के किनारे हैं। कांतली नदी जो निकलती है कहां से? सीकर से। सभ्यता भी सीकर में विकसित हुई है। आगे चलिए, गणेश्वर सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। यानी इससे पहले अपन ने जो आर्य सभ्यता पढ़ी वो भी कैसी थी? वो भी ताम्रयुगीन थी। उससे पहले जो सभ्यता पढ़ी कालीबंगा, वो कैसी थी? वो कांस्य युगीन थी। याद रखना, कालीबंगा कांस्य युगीन, आहड़ ताम्रयुगीन, और ये गणेश्वर भी ताम्रयुगीन। आहड़ की तरह यहां से भी क्या मिलेगा? तांबे मात्रा प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त हुए। आयुध यानी युद्ध की सामग्री, युद्ध के लिए हथियार, औजार। तो यहां से ताम्र, तांबे के, क्योंकि ताम्र युगीन है, तांबा प्रचुर मात्रा में था गणेश्वर में, तो यहां से आयुध, आयुध यानी युद्ध के हथियार, जैसे तीर, भाले, इस प्रकार के जो औजार थे, वो हथियार थे, वो तांबे के मिले। उपकरण भी तांबे के प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, गणेश्वर में खुदाई का कार्य 1977। पहले सन पे आ जाइए, सन पे। अगर मैं पूछूं कालीबंगा की खोज, खोज बताइए आप, कुछ याद आया? हाँ याद आया सर, 1952। अच्छा मैं पूछूं आहड़ की खोज, याद आया? हाँ सर याद आया, 1953 में रतन चंद्र अग्रवाल, तथा 1978-79 में विजय कुमार। अब नाम पे आ जाइएगा, याद आया सर? हाँ सर, 1952 कालीबंगा अमलानंद घोष। 1953 सर आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। और अब आते गणेश्वर में, तो 1977, 52, 53, 77, 77 में रतन चंद्र अग्रवाल, और 1978-79 में विजय कुमार, दो लोगों ने गणेश्वर की जो है खुदाई की। इसके अलावा आपको आड़ से और नाम प्राप्त होंगे। आपको जितने भी नाम आए, नाम तो विशेष प्रकार से याद रखना है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड है आजकल प्रश्नों में। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एक जो है पुरातत्व विभाग के व्यक्ति निम्न सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे कि अपन पहले कालीबंगा में पढ़े, जरा मुझे बताओ, कालीबंगा में जो अपने 7 आदमी थे महत्वपूर्ण, तो उनके नाम आपने याद कर लिए होंगे, तो जरा मुझे बताओ। सबसे पहले तो अमलानंद घोष, जिन्होंने खोज की 1952 में। उसके बाद खुदाई का नेतृत्व किया, बताओ किसने किया? बीबीलाल बीके थापर ने किया। कब किया? 1961-62 से शुरू होकर 69 तक खुदाई की उन्होंने। कितने चरणों में की भाई बताओ, याद आया?
हाँ, 9 चरणों में उन्होंने खुदाई करवाई। उसमें भी 4 सहयोगी थे उनके, बताओ जरा। जेवी जोशी थे, खर्रे साहब थे, श्रीवास्तव साहब थे, एसपी जैन साहब थे, ये उनके सहयोगी थे। अगर अपन आड़ की बात करें तो आड़ में वही बात, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या की, खोज की। उसके बाद 1954-55 में पहली बार खुदाई किसने की, जरा बताओ, याद आया तो? याद आया, रतन चंद्र अग्रवाल ने वहां खुदाई का कार्य किया। उसके बाद अगली खुदाई जो आड़ में हुई थी वो 1961-62 में हुई थी, जरा बताओ, याद आया नाम? याद आया? यस, एच डी सांकलिया साहब ने वहां खुदाई की। अब आते हैं अपन गणेश्वर, जो भी चल रहा है टॉपिक, तो गणेश्वरों में भी वही, सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल 1977 में खुदाई। दूसरा 78-79 विजय कुमार, इस नाम को मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विजय कुमार। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित उत्खनन करता थे, तो गणेश्वर से। और उन्होंने जो सभ्यता का उत्खनन कार्य किया, कब किया? 1977-78। देखो आजकल जिस प्रकार से जो लेंथी पेपर बन रहे, जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पेपर देने जाने की स्थिति होती है, तो उसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है आपके सामने। देखोगे आप क्या देखोगे कि निम्न में से कौन सा कथन गणेश्वर सभ्यता से असंगत है, और सीधा ऑप्शन मिलेगा आपको एक, कि गणेश्वर सभ्यता की खुदाई विजय कुमार ने 1977-78 में की। वहां अब आप लोगों के दिमाग में ये तो रहेगा कि हाँ विजय कुमार ने की है, बिल्कुल रतन चंद्र अग्रवाल ने की है, लेकिन जो ये 1977-78 में जाओगे आप कहोगे यार 1977-78 में की, 78-79 में की, कब की? इसलिए हर चीज को याद रखना, विजय कुमार 78-79 और रतन चंद्र अग्रवाल 77, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलिए, गणेश्वर सभ्यता का काल लगभग 2800 ईसा पूर्व माना जाता है, लगभग 2800 ईसा पूर्व माना जाता है, देख लीजिएगा 2800। अब आप कहोगे सर जो मैं बता रहा था क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में, उसमें ऑप्शन नंबर 3 पर यही लाइन लिखी हुई थी, एक पर गणेश्वर सभ्यता ढूंढ नदी के किनारे है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी उसका ठीक था, जो भी था मुझे ठीक से याद नहीं किया था, और ऑप्शन नंबर 3 पे ये था, और ऑप्शन नंबर 4 पे था कि गणेश्वर सभ्यता लगभग 3800 ईसा पूर्व की मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। तो आप 50-50 तो कहाँ आ गए थे? 50-50 तो वहीं आ गए थे जब आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के तट पे है, कांतली नदी के तट पे, वहां आप क्वेश्चन में 50-50। और अगर आपको पक्का ये लाइन याद थी कि नहीं 3800 नहीं 2800, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 भी गलत, और आप क्वेश्चन में पहुंच गए 100% सही में। तो अब आपके याद हो जाना चाहिए एक चीज, मैं आपको क्लियर फिर से बता दूं कि अपन बात करें जैसे इसको रिलेटेड करें पुरानी जो पढ़े अपन ने टॉपिक्स में, तो मुझे जरा बताओ कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें अपन ने क्या काल पढ़े थे? कालीबंगा सभ्यता में अपन ने 2 काल पढ़े, यानी 5 चरणों में विकास हुआ था कालीबंगा का। पहले 2 चरण हड़प्पा काल से भी पूर्व, हड़प्पा काल से भी पूर्व मतलब 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक, वो 2 चरणों का विकास था। शेष 3 चरणों का जो विकास हुआ वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ, मतलब 2250 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, वो तो हुआ अपना उसका। अब अपने आड़ पढ़ी, आड़ में क्या लाइन याद करवाई मैंने, जरा बताओ। आड़ में एक लाइन बहुत अच्छे से याद रखना है कि आड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है,
ये बात आप रट लो, गांठ बांध लो इसके। और यहाँ गणेश्वर सभ्यता जो है, उस गणेश्वर सभ्यता में ये चीज आप गांठ बांध लीजिएगा कि ये 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब 2800 ईसा पूर्व आपको दिखते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी, और वो बात ये होगी कि सर ये तो ताम्र युगीन सभ्यताओं में पुरानी लग रही है। जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले की जो है कांतली नदी के किनारे, ये ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी मानी जाती है इसको। देखिए, ताम्र युगीन सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन होने के कारण ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। ये देखिए जननी, प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, एकदम स्टार लगाने वाला प्रश्न। याद रखना कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि गणेश्वर, क्योंकि वो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और गणेश्वर कहाँ? सीकर जिले में। सीकर जिले में तो है, लेकिन सभी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे होती है। तो ये कौन सी नदी के? ये कांतले नदी वाली। अगला देखिए महत्वपूर्ण, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त जो मृद बाण थे उनको क्रीपस वर्णी कहा जाता था। क्रीपस वर्णी मृद भांड। अब आप देखोगे इस चीज का कभी प्रश्न नहीं बना अभी तक, आप याद रखना इस चीज को। तो अब प्रश्न नहीं बना इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, प्रश्न कभी भी कहीं से भी बन सकता है। प्रश्न बनाने वाले के माइंड को कोई भांप नहीं सकता। केवल एक ट्रेंड के आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आजकल इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है प्रश्न बनाने का, तो शायद संभवतया ऐसा प्रश्न बनकर आ सकता है। बाकी पेपर सेटर को कोई भांप नहीं सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, आहड़ में ऐसे प्रश्न बने। आहड़ से क्या प्रश्न बने? आहड़ से एक तो ये प्रश्न बने थे कि आहड़ में जो मृद भांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो काले लाल कलर के थे। उसको क्या नाम दिया था अपन ने? कृष्ण लोहित मृद भांड। वो कहां से थे? आड़ से थे वो कृष्ण लोहित मृद भांड। और इसका प्रश्न पहले पूछा भी गया। वो मृद भांड थे, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, और निश्चित रूप से मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। आजकल स्टील, प्लास्टिक, चीनी ये तो नहीं थे उस जमाने में, तो मिट्टी के ही मिलने बर्तन तो। लेकिन मिलने कैसे थे वो देखो, आहड़ में कृष्ण लोहित, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलेंगे तो लाल काले। अगर अपना कालीबंगा में जाएंगे वापस, तो वहां सुंदर बर्तन नहीं थे, सुडोल बर्तन बिल्कुल नहीं थे। बर्तन कैसे थे? बर्तन तो लाल थे और उनपे धारियां सफेद काली थी। आड़ में आते थे बर्तन काले भी थे, लाल भी थे, और उनको नाम दे दिया कृष्ण लोहित मृद भांड। कृष्ण लोहित मृद भांड। हालांकि अपन ने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि कालीबंगा में जो शुरुआती मृद भांड मिले वो सोनती परंपरा के थे। सोनती बीकानेर में जो अपन ने पढ़ा, वहां जो मृद भांड मिले वो कालीबंगा जैसे थे। इसलिए कालीबंगा की जो शुरुआती जो थे मृद भांड, उनको सोनती का। लेकिन आहड़ में कृष्ण लोहित, याद रखना, कृष्ण लोहित मृद भांड। आहड़ में एक चीज और मिली थी, मोटे बर्तन अनाज भरने के, अनाज रखने के लिए बहुत मोटे मोटे बर्तन थे, और उनको क्या कहा गया था? गोरे व कोट। ये कभी भी पूछा जा सकता है आपको, गोरे व कोट प्रकार के मृद भांड किस सभ्यता से संबंधित है? तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आड़। और हाँ यार, आड़ के अंदर जो है अनाज भरने के काम में आते थे वो। और गणेश्वर सभ्यता में जो मृद भांड मिले वो कैसे थे? क्रीपस वर्णी। ये प्रश्न बना नहीं है, बन सकता है। अब देखिए आगे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में गणेश्वर से तांबा आयात किया जाता है। नहीं, गणेश्वर तांबे का बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, इसलिए उस समय की जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके अंदर गणेश्वर तांबा निर्यात करता था। देखो ये आ गया गणेश्वर से, ये लाइन देखो। अब इसमें देखो, गणेश्वर से उत्खनन में
जो खुदाई हुई थी, अब खुदाई कब हुई, फिर से भूल गए क्या? नहीं, नहीं भूले आप। 1977 बताओ तो कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। 1978 79 बताओ तो 79 बताओ तो जरा, विजय कुमार। भूलो मत, अभी तो एक स्लाइड ऊपर गई है। विजय कुमार, इन्होंने खुदाई की थी, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। तो देखिए, गणेश्वर से उत्खनन हुआ। उत्खनन में क्या मिलता है? कुलाड़े, तीर भाले, बोला था ना आयुध, यानी युद्ध के औजार, युद्ध के औजार मिले थे। तीर भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां और अन्य ताम्र आभूषण। मैं फिर से कह रहा हूं, आपसे सीधी ये लाइन भी उठाई जा सकती है यहां तक, और पूछा जा सकता है कि कुलाड़े, तीर भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, ये किस सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई? जो तीर भाले, दिमाग में आना चाहिए, तांबे के आयुध सामग्री है, और कहां से? गणेश्वर से मिली है। आभूषण ये भी तांबे के मिले, आड़ से भी आभूषण तांबे के मिले थे। लेकिन आभूषण शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, यानी आहड़ में कुछ कुछ था। बताओ तो जरा, क्या था आड़ में? आभूषण से संबंधित क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने ये पढ़ा आड़ में कि आहड़वासी अपने जो व्यक्ति मर जाते थे उनके शव जो थे उनको गहनों और आभूषण सहित ही दफना देते थे। ये चीज आपने पढ़ी उसमें आड़ में। तो आभूषण समझते ही याद आना चाहिए। और क्यों दफना देते थे? क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में, मृत्यु के बाद भी जीवन में अवधारणा रखते थे। आगे बढ़िएगा। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, याद रखना। पुष्कर, अपने जो अजमेर जिले में पुष्कर है, वो बहुत एक धार्मिक जगह है, ब्रह्मा जी का जहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, आपको पता होगा। तो जो पुरातत्व विभाग था, बहुत पहले की जो सभ्यताएं थी उसमें गणेश्वर को पुष्कर भी कहा जाता था। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग न होकर, यानी क्रॉस कर दीजिएगा आपके ईंट को, ईंट नहीं, ईंट देखिए, ईंटों का पूरा याद कर लो। कालीबंगा में क्या स्थिति थी ईंटों की? कच्ची पक्की दोनों ईंटें थी कालीबंगा में। अच्छा, आड़ में क्या पढ़ी अपन ने? आड़ में अपन ने पढ़ी कि कच्ची ईंटें थी, पक्की बिल्कुल नहीं थी। तो क्या था भाई? पत्थर था। आड़ में कच्ची ईंट धूप में सुखाई गई और पत्थर थे, पक्की ईंट नहीं थी। लेकिन गणेश्वर में तो ईंटों का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? पत्थरों का प्रयोग, केवल गणेश्वर में जो है पत्थरों का प्रयोग हुआ। पत्थरों का याद रखना, ईंट प्रयोग में नहीं ली गई, ये आप विशेष रूप से आपको याद रखनी है। अब आ जाइए बालाथल। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि गणेश्वर जो सीकर जिले में स्थित है, नीम का थाना तहसील, कांतली नदी के किनारे, बहुत छोटा टॉपिक है। मुश्किल से उसकी 12-15 लाइन है, और 12-15 लाइन से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 10-12 लाइन याद करने में इतनी कठिनाई आएगी। अगर आप 2 से 3 बार भी अगर पढ़ लोगे अच्छे से, तो 10-12 लाइन आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और वो 10-12 लाइन में से क्वेश्चन निकल सकता है। अब आते हैं अपन बालाथल पे। देखिए, वही बालाथल, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम में स्थित थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि सर उदयपुर जिला, हाँ वही उदयपुर जिला जहां आड़ सभ्यता भी विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च के किनारे। तो अब उदयपुर में ही एक और जो
सभ्यता है वो देखिए बालाथल, एक और सभ्यता विकसित हुई है वो हुई है बालाथल। ये उदयपुर जिले की कौन सी तहसील में? अरे वल्लभ नगर, जिसको पुराना नाम प्राचीन नाम ऊटाला था। वल्लभ नगर कुछ याद आया? नहीं, कोशिश करो। नहीं, अरे वही वल्लभ नगर जहां भैंस अनुसंधान केंद्र है, जहां क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र कहां? वल्लभ नगर में। हाँ सर, अब याद आया। तो बालातल कहां है? उदयपुर जिला। कौन सी तहसील? वल्लभ नगर। ऊंटाला भी आ सकता है। गांव बालातल। बालातल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? बनास। अब मैं आपसे पूछ लूं, गग्गर के किनारे? गग्गर बताओ जरा जल्दी। कालीबंगा। कालीबंगा। अब बताओ बेड़च? आहाड़। अब बताओ कांतली? याद आया? गणेश्वर। और अब बालातल की बात करें तो बालातल है बनास नदी के तट पर। नदियां आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन सी सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे पर है। तो बालातल सभ्यता बनास नदी के तट पर विकसित हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए, बालातल में उत्खनन का कार्य 1993 डेक्कन कॉलेज पूना जो है पुणे, उसके एक प्रोफेसर थे डॉक्टर वी.एन. मिश्रा। इसको याद कर लीजिएगा, नाम को भूलना नहीं। इस नाम को बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, वी.एन. मिश्रा। ये कहाँ के थे? पुणे कॉलेज के प्रोफेसर थे और इन्होंने बालातल में खुदाई का कार्य करवाया। तो वही बात आ गई वापस 1977 गणेश्वर कौन? रतन चंद्र अग्रवाल। 78-79 गणेश्वर कौन? विजय कुमार। फिर पीछे जाएंगे तो 1953 कौन? अक्षय कीर्तिवास। क्या? आड़। फिर 1954-55 में जाएंगे तो रतन चंद्र अग्रवाल। कहाँ? आड़। फिर 1961-62 में जाएंगे तो एच डी सांकलिया। कहाँ? आहाड़। और अब आएंगे 1993 मार्च 1993 डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा। कहां? बालातल में, भूलना नहीं है। बालातल सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, लोसा। अब तक जितनी 4 सभ्यताएं, अपन चौथी सभ्यता चल रही है, उनमें से 3 सभ्यताएं तो अपनी ताम्रयुगीन ही है। आड़ ताम्रयुगीन है, गणेश्वर ताम्रयुगीन है, और ये बालातल भी ताम्रयुगीन है। ये जो बालातल सभ्यता है ताम्रयुगीन, ये सभ्यता आहाड़ का ही विस्तृत भाग था। जो अपन ने आड़ देखी पढ़ी, आड़ जो बेड़च नदी के किनारे थी, आपको पता उसको ताम्रवती नगरी कहा गया था। वो एक बहुत बड़ा टीला था जिसके नीचे वो दबा हुआ शहर था ताम्रवती या आड़। जरा बताओ उस टीले का नाम क्या है? याद आ रहा हो तो? नहीं आया? अरे याद करो, धूलकोट। धूलकोट के नीचे धूलकोट का टीला था, धूलकोट का टीला। और वहीं तो अक्षय कीर्ति व्यास जी ने अनुमान लगाया था कि धूलकोट के टीले के नीचे कोई बड़ा नगर हो सकता है। नगर कह रहा हूं मैं अभी भी, क्योंकि ये सारी अभी की जो सभ्यताएं थी ये नगरीय सभ्यताएं थी। तो धूलकोट आहाड़, इसका ही एक विस्तृत भाग कौन है? बालातल। ये भी उदयपुर में और ये भी उदयपुर में, तो ये इसका ही एक विस्तृत भाग है। आगे देखिएगा, बालातल सभ्यता का समय 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये याद रखना, भूलना मत। बालातल जो है लगभग, इसमें लगभग है, लगभग
3000 से 2500 के बीच का समय लगभग माना गया बालातल का। ये आप लोगों को याद रखना है। बालातल सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और आखेट, कृषि, पशुपालन और आखेट, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मैं फिर अभी और ये बताता हूं आपको कि कृषि, पशुपालन व आखेट ये कॉमन चीज है, सभी सभ्यताओं के लोग ऐसा करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि और व्यवसाय नहीं कर रहे थे लोग, और व्यवसाय भी करते हैं। अपन ने आड़ में पढ़ा था कि आड़ में रंगाई छपाई का व्यवसाय था, याद आया कुछ? अब तो आया ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां ठप्पे मिले थे, जो कपड़ों पे ठप्पे लगाए जाते हैं रंगाई छपाई में, वो मिले थे आड़ से। और इससे अनुमान लगाया था अपन ने कि आड़ में रंगाई छपाई का व्यवसाय चलता था। और कृषि, पशुपालन और आखेट ये तो सभी सभ्यताओं में कॉमन चीज थी। इसका हमेशा याद रखिएगा। कैसे? देखो, अपन ने सब जगह से देखा, आड़ में देखा अपन ने कि आड़ के लोग जो है वो चावल से परिचित थे, यानी वहां खेती होती थी। गणेश्वर में खेती होती थी, कालीबंगा में खेती होती थी। तो भाई खेती होगी तो कृषि होगी, तो सब परिचित है, कार्य उनका। और खेती किससे होती थी? बैलों से होती थी, मशीनरी नहीं थी, बैलों से होती थी। तो पशुपालन, जो बैल पाल सकता है वो क्या और पशु नहीं पालेगा? क्या पालेगा? पशुपालन और शिकार, शिकार के शौकीन तो अभी है गांव में कई लोग, तो उस समय नहीं रहेंगे क्या? रहेंगे। आगे चलिए। बालाथल से एक बुल या सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है, याद आया कुछ? हाँ सर, ये सब जगह मिल रहा है सर। ये कालीबंगा से भी मिला सर, कालीबंगा से भी मिला था एक अपने को बुल। और वो बुल की क्या विशेषता थी? उसकी थी कला कौशल। क्या कला कौशल? कि उस बुल के जो धड़ है उससे सिर को अलग कर दिया जाता था, वापस जोड़ दिया था। ये आप लोगों को पता है। आड़ से भी बुनासियन बुल मिला था एक, बुनासियन बुल जो है वो आड़ से मिला था। और एक बालाथल से भी बुल या सांड की मूर्ति मिली है। सब जगह से कॉमन चीज है, जो शायद पूजा के काम आती रही होगी। क्या अनुमान लगाया? वीएन मिश्रा जी ने क्या अनुमान लगाया? उन्होंने लगाया कि जो सांड या बुल की मूर्ति मिली है वो शायद पूजा के काम आती रही होगी। आपको पता है कि अभी अपने गांव में भी तो बैलों को पूजने की परंपराएं रही है, परंपराएं पहले से चली आ रही थी, तो वहां भी शायद ऐसा अनुमान लगाया गया। बालातल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला, नर कंकाल आदमी का, जो शायद भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण है। कुष्ठ रोग, यानी ऐसा कहते हैं कि शायद ऐसा कंकाल मिला है वहां से, जिसको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि इसकी शायद बीमारी रही होगी, तो ये चीज मिली है। आपको पता है कि कालीबंगा में भी अपन ने एक बच्चे का शव, खोपड़ी मिली थी, उसके 6 छिद्र थे। वो एक शल्य चिकित्सा का एक उदाहरण था कि उसमें शल्य चिकित्सा होती होगी, या जिसको कहते हैं अपन की ऑपरेशन करके उसका कुछ बीमारी का पता लगाया होगा। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो कुष्ठ रोग का जो प्रमाण मिलता है, पहला प्रमाण वो बालातल से मिलता है। तो मित्रों, ये आज का जो अपनी क्लास थी, ये मुख्य रूप से गणेश्वर और बालातल सभ्यता पर आधारित थी। आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें अपनी एक सभ्यता और बची है, बेराट, उसको पूरी करने के बाद अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ये पूरा हो जाएगा। आपसे फिर से निवेदन है कि इस क्लास को आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। जो भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीएटी की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है।
आप इसको याद करो। जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको इस बात का पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ जिस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया, जिस प्रकार की सामग्री अवेलेबल करवाई गई, जो चीजें मैं आपको सीधा सीधा लिखवा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये सीधी सीधी पेपर में छपने लायक है। तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सको उतना आपको करना, सब्सक्राइब भी करना। यस मित्रों, आपके लिए गुड लक। ये जो क्लास है वो लगातार आपके लिए आती रहेगी। धन्यवाद।